वो इस तरीके से ना जाने कितने राज अपने आकाओं को फराहम कर चुका था। इसका दूसरा जुर्म भी कम संगीन नहीं था। हेरोइन बनाने वालों को ममनू केमिकल की फराहमी और हेरोइन की मुफ्त तकसीम का जुर्म उसके गले का तोक बन चुका था। मुझे यकीन था कि अदालती कार्रवाई में उसकी गद्दारी के बारे में कोई नुक्ता नहीं उठाया जाएगा। वो इल्जाम कितना ही ठोस होता, भारतीय उसे इंतकाम करार दे देते। उसकी सजायाबी के लिए उसका दूसरा जुर्म काफी था। चोपड़ा के बारे में पूछते हुए मुझे वनोद का ख्याल आया। उस कातिल का नाम जोंक बनकर जलाल के ज़हन से चिपका हुआ था। मुझे यकीन था कि उसने उसे एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया होगा, मगर उससे वनोद के बारे में पूछना मैं भूल गया था। हकीकत ये थी कि चोपड़ा का मामला तय हो जाने के बाद इस वक्त मैदान में सिर्फ 2 दुश्मन रह गए थे। इनमें से एक जलाल के निशाने पर आया हुआ था, दूसरे के बारे में मैंने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। तुम्हारी बातें सुनकर किसी वक्त मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। सुल्तान शाह वीरा से कह रहा था, जब तक तुम ब्लैक क्वीन हुआ करती थी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साए तक से जलती थी। काया पलट होने के बाद तुम हमारी सबसे बड़ी हमदर्द बन गई हो। डैनी के दम को दुआएं दो। इसकी वजह से मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को करीब से देखा है और इनके मसाइल को समझने की कोशिश की है। मुझे तुम लोग बहुत मजलूम नजर आए हो। मालूम होता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। सबको तुमसे कोई ना कोई पुरख्वाहिश या शिकायत है। तुम ये नहीं कह सकती। इसमें शुबा नहीं कि हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारे दोस्त मौजूद हैं और हम इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। यह तुम्हारी खुशफहमी है। वीरा ने अपना सर झटक कर बेपरवाही से कहा, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि सख्त जान बल्कि ढीठ कौम हो। जरा मुझे बताओ कि तुम किन कौमों को अपना दोस्त तस्वुर करते हो। चोपड़ा से इन दोनों की बातों का रुख यकायक आलमी फिजा की तरफ हो गया। अरब हमारे दोस्त हैं, पूरी इस्लामी दुनिया हमारी हम नवा है। हम बस ये तकरार रहने दो। वीरा ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। तुम फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीन के वफादार हो। कश्मीर का मामला उठता है तो अरब बगले झांकने लगते हैं। कभी तुम्हारे हुक्मरान इनकी ज्यादा खुशामदे करें तो एक आध नीम दिलाना बयान जारी कर देते हैं। वो भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके बेशतर सस्ती दरआमदाद का इन्हिसार भारत पर है। वो तुम्हारी खातिर इस तवाजुन को कभी खराब नहीं करेंगे। मैं खामोशी से वो गुफ्तगू सुनता रहा। वीरा की बातें तल्ख जरूर थी लेकिन जमीनी हकाइक की अक्कासी कर रही थी। यह भी जाहिर हो रहा था कि वो अपने गिरदोपेश से गाफिल नहीं रहती थी। उसे ताज़ा तरीन आलमी हालात का पूरा एहसास और इदराक था। तुम अफसाने तराश रही हो। अरबों ने हर आड़े वक्त में हमारी मदद की है। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया। यह मदद साहूकार वाली होती है। जानते हो वडेरे और साहूकार क्या करते हैं? आज तुमने अनोखी बातें शुरू कर दी हैं। मालूम होता है कि गुलशन इकबाल के किसी बाजार में किसी अरब ने तुम्हारी दुम पर पांव रख दिया है। वडेरे और साहूकार किसी गरीब को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दिल खोल कर पैसा नहीं देते। उन्हें डर होता है कि गरीब खुद कफील हो गया तो इनके चुंगल से निकल जाएगा। गरीब के घर शादी हो या मैयत हो जाए तो वो उसे दिल खोल कर कर्जा देते हैं ताकि वो गुलामी की जंजीर मजबूत हो जाए। इन्हें यकीन होता है कि ऐसे मौकों पर दिया हुआ कर्जा गरीब के किसी काम नहीं आएगा, रस्मों में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पुश्तें भी वो कर्ज नहीं उतार सकेंगी। गरीब के बच्चे इनके पैदाइशी गुलाम होते हैं। खाई, इस वक्त तो तुम किसी कामरेड जैसी बातें कर रही हो। सुल्तान शाह ने आंखें फाड़ कर हैरत से कहा, रूस टूट गया, अब ऐसी बातें बेअसर हैं। चंद बरस तक पहले यह फैशन था कि जो हक बात करे उसे कामरेड करार देकर अछूत बना दो। अरब तुम्हारे दोस्त नहीं, वडेरे और साहूकार हैं। आड़े वक्त में मदद देते हैं जो फौरन काम आ जाती है। मुस्तकिल बुनियादों पर तुमसे ताउन नहीं करते कि कहीं तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल ना हो जाओ। जरा भी गैर जज्बाती होकर हालात का तजिया करोगे तो मुझसे इख्तलाफ नहीं कर सकोगे। मुस्तकिल बुनियादों पर वो क्या ताउन करेंगे? तुम चाहती हो कि पाकिस्तान इनकी ज़कात और खैरात पर चलता रहे। ये घटिया बातें हैं। मदद करने के बाइज्जत तरीके भी हैं। वो तुमसे सारी फाजिल कपास, गंदम और चावल खरीद सकते हैं। जरूरत की हजारों चीजें दरामद कर सकते हैं। अपने अपने मुल्कों में काम करने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। अपने अरबों के डॉलर के असासे यहूदी बैंकों से निकालकर माहिर पाकिस्तानी बैंकारों के सपुर्द कर सकते हैं। चंद हफ्तों में पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। वो तुम्हारे दोस्त हों तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर इनको भारत से ज्यादा अजीज है क्योंकि वहां शराब खुली मिलती है और वो अय्याशी के लिए बंबई का रुख करते हैं जहां किसी किस्म के इस्लामी कवानीन इनकी राह नहीं रोकते। इस वक्त तुम्हारी बातें चौमुखी हैं, बस अरबों के खिलाफ बोले जा रही हो।
वो एक ऐसे मुल्क के लिए अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगा सकते जहां इस्तेहकाम ना हो। तुम्हारी बातें जज्बाती और खोखली हैं। तुम हमारे ज़हनों में जहर भरने की कोशिश कर रही हो। वीरा तलखी से हंस पड़ी। बस तुम्हारी एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। यह कसूर तुम्हारे लीडरों और हुक्मरानों का है। अब तुम सियासत पर लेक्चर शुरू करने का इरादा रखती हो? मैंने दखल अंदाज होते हुए पूछा। मैंने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। सुल्तान शाह की बातों का खरा और कड़वा जवाब दिया है। इस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने चोपड़ा के हिंदू होने का जिक्र किया था और तुम इस पर चढ़ दौड़ी। मेरी बातें तुमको बुरी लग रही हैं तो मैं अपनी जुबान बंद कर लेती हूँ। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी, मगर मेरी एक बात कहीं लिख लो कि किसी न किसी वक्त तुम्हारा कौमी शाऊर जागेगा और हर पाकिस्तानी की जुबान पर वही बातें होंगी जो मैं अभी कह रही हूँ। फिक्र मत करो, मतला साफ हो जाए तो मैं जलाल से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें दफ्तर खारजा में नौकरी दिलवा दे। तुम अच्छी तकरीर कर लेती हो। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा। तकरीर नहीं, ये दिल दुखाने वाली बातें हैं जो मैं अक्सर सोचती रहती हूँ और फिर अंदर ही अंदर कुटती हूँ। इस पर कैरी संजीदगी तारी थी। मैंने जवाब में कुछ कहने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। वीरा ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी की पुश्त गाह से टेक लगाकर फिजा में धुएं के कसीफ मरगोले बखेरने लगी। तुम कब तक यहाँ बैठे रहोगे? ऐसा न हो कि जहांगीर तुम्हारे इंतजार से उकता कर घर से निकल खड़ा हो। कुछ देर बाद वीरा ने चौंक कर मुझे याद दिलाया। मैंने वीरा को पूरी बात नहीं बताई थी। मुझे अपने तमाम खदशात से आगाह कर देता तो सनसनी और मुहिम चोई के शौक में वो मेरे साथ रहने पर मुसर हो जाती। मैं अपने और जहांगीर के दरमियान इसकी मौजूदगी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि जहांगीर दिलो जान से अपनी साबका ब्लैक क्वीन को पसंद करता था। वो इस पर लट्टू होकर जाओ बेजा इसकी नाज बर्दारियों में मसरूफ होकर मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर देता, जो मुझे गवारा नहीं हो सकता था। मैंने थके हुए अंदाज में अपनी जगह छोड़ी और रवानगी के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जहांगीर मुझसे ऐसे तफाक से बगलगीर हुआ जैसे बरसों का पिछड़ा हुआ मिला हो। घंटी के जवाब में दरवाजा उसी ने खोला था। इस वक्त सलमा शायद कहीं मसरूफ थी। जहांगीर की पुरजोश कर मकदमी आवाजें सुनकर वो भी लपक कर दरवाजे तक आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक कौंधने लगी थी। यार मुझे अंदर आकर बैठने तो दो, जब यहीं दरवाजे पर दबा दबा कर ढेर कर दोगे। मैंने जहांगीर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए एहतजाज किया। अंदर आने दें, अब तो दरवाजे पर ही लिपट गए। सलमा ने मेरी हमायत में जहांगीर से कहा। जहांगीर ने अपनी बीवी के अमा पर मुझे आजाद कर दिया और बोला, काफी दिनों से मेरी तबीयत बोझल चल रही थी। इस वक्त तुम्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। इस बार तुम्हारी गैर हाजिरी बहुत लंबी थी। तुम्हें मालूम है कि मैं कराची में नहीं था, लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह गया हुआ था। मुझे मालूम है, वो अपने शाने उचका के बेपरवाही से बोला। जब सलमा के मामू पकड़े गए तो तुम लाहौर में थे। आपने फिर मामू का जिक्र निकाल लिया। सलमा बुरा मानकर बोली, इस वक्त इनका जिक्र बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अब मैं दिन तारीखें तो याद नहीं रखता। ये मालूम है कि मामू अजमत की गिरफ्तारी वाले दिन डैनी लाहौर में था। जहांगीर ने मासूमाना बहाना पेश कर दिया, मगर मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि दानिस्ता वो जिक्र निकाल कर जहांगीर मेरे सामने सलमा को जलील करना चाह रहा था। लाहौर में लोग चौधरी अजमत की इज्जत और शराफत की कस्में खाते थे। सलमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटका के तलखी से कहा, पता नहीं किसने उनसे दुश्मनी निकाली है। अब भी लोग कहते हैं कि इनके किसी दुश्मन ने घर में हेरोइन रखवा कर पुलिस में मुखबरी की थी। तुम देख लेना कि बड़े मामू अदालत से इंशाअल्लाह बाइज्जत परी होंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बड़े मामू बहुत इज्जतदार हैं। जहांगीर ने ड्राइंग रूम की तरफ पेशकदमी करते हुए तहकीर से कहा, हर मुजरिम पकड़े जाने पर ऐसे ही बहाने पेश करता है। मैं खुद सोच सोच कर हैरान होता था कि वो अपनी गिरा से माल खर्च करके फलाही काम करते रहते हैं, तो इनके पास दौलत कहां से बहकर आ रही है। महंगाई के जमाने में हलाल की कमाई से आदमी अपने घर का खर्च चला ले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। बस आपको तो मौका चाहिए। हर वक्त जहरीली बातों के निश्तर चलाकर मेरा सीना चलनी कर दिया करते हैं। मुझे पता होता कि आप यूं मेरा जीना दो बार कर देंगे तो मैं आपको बड़े मामू वाले किस्से की हवा भी न लगने देती। चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, चोर पकड़ा जाता है तो सबको खबर हो जाती है। जहांगीर ने बेसरोपा से मिसालें दोहराई। तुम ना बताती तो क्या करती? सारे अखबारों में तुम्हारे मामू की हथकड़ियों वाली बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थीं। पहले वो सिर्फ लाहौर में मशहूर थे, अब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए। आपने कड़वी कसीली बातों में औरतों को भी मात दे दी है। सलमा ने उसको मुलामत की। मैं लाहौर गया तो जेल में तुम्हारे मामू से मिलकर जरूर मशवरा करूंगा। जहांगीर ने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, गोल्डन फार्म ऐसे ही में कुछ नहीं रखा। 10-20 किलो हेरोइन इधर उधर कर दूंगा तो उम्र भर के लिए वारे के न्यारे हो जाएंगे। मुझे मालूम है कि अपने चाहते दोस्त को देखकर आप ज्यादा बोल रहे हैं। आपकी जुबान यूं बंद नहीं होगी। मैं किचन में जा रही हूं।
वो जाने के लिए मुड़ी तो जहांगीर मुझे आंख मार कर शैतानी अंदाज में मुस्कुराने लगा। साली इज्जतदार की भांजी, चली गई ना आखिर। उसने मेरा हाथ थाम कर सोफे पर बैठते हुए धीरे से कहा। इस वक्त मेरे सामने अजमत का जिक्र निकालने की क्या जरूरत थी? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। मैं तुमको दिखाना चाहता था कि अब मैं सलमा से नहीं दबता। इसका ऊंट पहाड़ तले आ चुका है। इसकी आवाज से दिली खुशी झलक रही थी। यहाँ हम सरगोशियों में बातें करेंगे और वो हमारी कंध सुइयां लेती रहेगी। आओ बेडरूम में चलते हैं, दरवाजा बंद करके एयर कंडीशनर चला लेंगे, वहां खुलकर बातें होंगी। उसकी तजवीज माकूल थी। वो सलमा और उसके खानदान की बुराइयां करने पर तुला हुआ था, जबकि मुझे अपनी बातों के लिए राजदारी की जरूरत थी। चाय वाय ना बनाना। जहांगीर ने किचन के करीब से गुजरते हुए सलमा को छेड़ा। हम बेडरूम में जा रहे हैं, ठंडी बियर के 2-4 डिब्बे पिएंगे। हाँ, सलमा हैर से मेरी तरफ पलट पड़ी। तुमने तो शराब छोड़ दी थी, क्या फिर शुरू कर दी? जहांगीर का दिमाग खराब है, मैं चाय पीऊंगा। छोड़ यार, जहांगीर ने इसरार किया। बियर शराब कहाँ होती है? पूरे डिब्बे में अश्के बुलबुल के बराबर अल्कोहल होती है, सिर्फ चाय। मैंने सलमा को ताकीद की और हम दोनों बेडरूम में दाखिल हो गए। जहांगीर ने ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके एयर कंडीशनर चलाया और रूम फ्रिज से बियर का एक यख बस्ता डिब्बा निकाल कर किसी चौधरी की तरह बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। डिब्बे का कैप उखाड़ते हुए उसने मुझे एक मर्तबा फिर तरगीब दी, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर इनकार में सर हिला दिया। तुम आदमी नहीं जिन हो, उसने डिब्बे से मुंह लगाकर पहला घूंट अपने मैदे में उतारने के बाद कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि बरसों की बिला नोशी के बाद तुमने अचानक शराब छोड़ दी। मेरा ख्याल है कि गजाला को अल्कोहल की तेज बूंद नागवार लगती होगी। तुम्हारी ज़हनियत बहुत गंदी है। मियाँ बीवी हर वक्त मुंह से मुंह नहीं जोड़े रहते। शराब मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है। वो डटाई से हंसने लगा। अपनी वाली बदबू से चिढ़ती है, मगर मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ। तुम कौन सी बातें करने के लिए मुझे इस कमरे में लाए थे? मैंने सवाल किया। यार, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, उसने अफसरुदगी से सर हिलाकर कहा। मैंने इज्जतदार घराना देकर सलमा से शादी की थी और हमेशा अपनी मुश्तबा सरगर्मियों को इससे छुपाता रहा। अपने माजी की वजह से मैं इसके सामने हमेशा खुद को कमतर समझता रहा और यह मुझ पर हावी होती चली गई। जरा जरा सी बात पर मेके जाने की धमकी देकर यह मुझे झुकने पर मजबूर कर देती थी। ये सब कहानियां मेरी देखी भाली हुई हैं। तुम दोनों के दरमियान कभी एतमाद का रिश्ता कायम नहीं हो सका। आगे बको कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगर मुझे मालूम हो जाता कि यह हेरोइन के स्मगलर की भांजी है तो मुझे इसे डरने या दबने की जरूरत नहीं थी। उल्लू की पट्टी से बराबर का सलूक करता। ज्यादा बकवास करती तो चुटिया को 2-3 बल देकर घर से निकाल देता और फिर देखता कि ये कहां जाती है। इसने पुरजोश लहजा में कहना शुरू किया, लेकिन मैंने दोबारा उसकी बात काट दी। अपनी महरूमियों का जिक्र मत करो। मुझे मालूम है कि अपने इस गम को तुम शराब में घोल कर पीते रहते हो। इन ख्याली शिकवों के बजाय ये बताओ कि अब क्या हालात हैं। बड़े मामू के अंदर होते ही अपनी औकात पर आ गई है। वो खुश होकर बताने लगा। मैं भी चुटकियां लेने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूँ। इसके दिमाग से अपनी खानदानी बड़ाई का भूत उतर जाएगा तो शायद मेरी जिंदगी में भी बहार आ जाएगी। सलमा तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे की माँ है, इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरी कुछ भी ना होती तो मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने डिब्बे से एक लंबा घूंट लेकर कहा। सारा चक्कर यही है कि अब वो मेरे गले पड़ी हुई है और मेरे मालिक ने मुझे इसको सीधा करने का एक सुनहरा मौका दिया है, तो मैं इससे फायदा क्यों ना उठाऊं। इस वक्त तक वो अपने और सलमा के बारे में बोले जा रहा था, लेकिन इससे आजादाना अंदाज में बातें करते हुए मुझे अपने जहन से थकान और सुस्ती दूर होती हुई महसूस हो रही थी। वो थोड़ा सा कुंद ज़हीन जरूर था, मगर मेरे साथ बहुत मुखलिस और मेहरबान था। मेरा हमसिन होने के बावजूद यूं मेरा लिहाज करता था जैसे मैं उसका बुजुर्ग हूं। अगर तुमने उसे जरूरत से ज्यादा तंग किया और वो जिच आकर लाहौर चल दी तो क्या होगा? मैंने पूछा। अब लाहौर की कहानी हवा हो गई, उसने चुटकी बजाकर फखर से जवाब दिया। जब से साले मामू को रगड़ा लगा है ना, तब से पूरे खानदान की कमर टूट गई है। लाहौर में ही कोहराम मचा हुआ है। ये अपनी सलमा बेगम तुमसे मदद की आस लगाए बैठी थी। तुमने लाहौर में कोरा जवाब देकर इसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मेके जाएगी तो ताने सुन सुनकर मर जाएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सलमा के लिए इतने सफाक और संगदिल हो। ट्रैफिक दोनों तरफ से चलता है, वो मुझे खुश रखेगी तो मैं उसे खुश रखूंगा। अभी उसके दिमाग में कीड़े पूरी तरह नहीं जड़े हैं। अभी तुमने सुन लिया कि वो अपने बड़े मामू को मासूम समझ रही है। इन लोगों को होश उस वक्त आएगा जब उस हरामी को अदालत से लंबी सजा मिलेगी। इस बार मैं जहांगीर से इख्तिलाफ नहीं कर सका। वो अपनी बीवी की नफ्सियात को खूब समझता था। दरवाजे पर दस्तक हुई और सलमा मेरे लिए चाय लिए हुए अंदर आ गई। उसने ट्रे मेज पर रखते हुए अपनी जूती से मेरा पैर दबाया तो मैं चौंक पड़ा। कमरा काफी कुशादा था। यह इम्कान नहीं था कि सलमा का पैर गलती से मेरे पैर पर पड़ा हो।
لمحہ بھر میں اس نے اپنا پیر ہٹا لیا۔ میں اس کی معذرت کا منتظر تھا مگر وہ خاموش رہی۔ اس کا پیر میرے پیر پر غلطی سے پڑا ہوتا تو وہ فوراً معافی ضرور چاہتی۔ میں نے اس کی طرف نظریں اٹھائی تو اس کی بڑی بڑی اور گہری آنکھوں میں کوئی نامعلوم سی التجا تھی۔ شاید مجھ سے تخلیہ میں ملاقات کی آرزو اس کی نظروں میں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ میں نے مصربانہ انداز میں پیرو بدل کر جہانگیر کی طرف نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس نے سلمیٰ کی نظر بازی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سلمیٰ کو جلانے کے لیے بیئر کا ڈبہ اپنے منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ فریج میں کئی ڈبے ہیں، سلمیٰ نے مڑتے ہوئے جہانگیر سے کہا۔ اسے خالی کر کے چبا نہ جائیے گا، تم مرچیں چباتی رہو۔ جہانگیر نے ڈبہ منہ سے ہٹا کر بے پرواہی سے کہا، جب تک اپنا یار یہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے تمہاری بکواس کی پرواہ نہیں ہے۔ سلمیٰ نے اسے نظر انداز کر کے مجھ سے پوچھا، میں تمہارے لیے اسپیشل ڈش بنا رہی ہوں، آج تم کھانا کھا کر جاؤ گے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے زبان درازی کرتے رہے تو میرا رکنا مشکل ہوگا۔ یہ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، تم ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو۔ ہم عادی ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی گالیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تم بھی ہمیں برداشت کر لو۔ میں کھانا کھائے بغیر تم کو جانے نہیں دوں گی۔ ڈینی ابھی کہیں نہیں جا رہا۔ جہانگیر نے سلمیٰ کو ڈانٹا، بلا وجہ اس کی چہیتی بننے کی کوشش نہ کرو اور جا کر پراٹھوں کے ساتھ کوئی ڈھنگ کا کھانا تیار کر دو۔ سلمیٰ زبان سے کچھ نہیں بولی، تیز نظروں سے اسے گھور کر زیر لب کچھ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا، میں گھر میں رہتا ہوں تو دن بھر یہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ مجھے سلگاتی ہے اور میں اسے جلاتا رہتا ہوں، کبھی کبھی تو رات کو بستر میں بھی زچ کر دیتی ہے۔ رات کا ذکر آتے ہی میرا ذہن پچھلی رات فون پر ہونے والی گفتگو کی طرف مبذول ہو گیا اور میں نے تیزی سے پوچھا، رات کو تم نشے میں بالکل آؤٹ تھے؟ ہرگز نہیں، اس نے سختی سے تردید کی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تم سے بات کر کے فون بند کر دیا تھا، پھر تم خود کو گھوڑا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ یہ ذکر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ وہ جھیپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ تم ہوش میں تھے، تم مکاری کیوں کر رہے تھے؟ میں پریشان تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے بہکنے والے نہیں ہو۔ یہ نئی ترکیب ہے، وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ جب سالی میری بات نہیں مانتی تو میں مزید ایک دو پیگ چڑھا کر مدہوشی کی اداکاری شروع کر دیتا ہوں اور یہ ڈر جاتی ہے کہ نافرمانی پر میں اسے مارنا شروع نہ کر دوں۔ یہ اپنا تازہ سلیمانی نسخہ ہے۔ میں نے مان لیا کہ تم بدمعاش ہو گئے ہو اور اپنی بیوی سے مکاری کرتے ہو، مگر گھوڑا بننے کی کیا تک تھی؟ آدمی سرور میں ہو اور مستی سوار ہو تو دماغ میں بڑے انوکھے خیال آتے ہیں۔ چند ثانیوں تک جھجکنے کے بعد وہ بولنے لگا، عورت اپنے مرد کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتی، لیکن مرد ہر روز پرانی عورت کو دیکھ کر بیزار ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے ہم لوگوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے کہ روز منظر بدلتا رہے۔ تم ایک بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے تو 4 سے کیا انصاف کرو گے؟ یہ اجازت تم جیسے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں بھی ڈرتا ہوں، ایک نے یہ حال کیا ہوا ہے تو دوسری بھی جیسی ملی تو مجھے کسی کنویں میں کودنا پڑے گا۔ تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ تم نے اپنی رات والی حرکت کے بارے میں بات کھول کر دی۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ میں سمجھا تھا کہ تم بھول گئے، بس وہ میری ذہنی کج روی تھی کہ میں گھوڑا ہوں۔ میں جب تک آؤٹ نہیں ہوا اس نے میری بات نہیں مانی، اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ اس کی خلوت کی بات تھی، وہ کھل کر بتانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے اپنا سوال تچنا چھوڑ کر پوچھا، تم ہوش میں تھے تو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ اس کے سامنے اداکاری کر رہا تھا، تمہارے ساتھ مکاری نہیں کر سکتا، اس نے ایمانداری سے جواب دیا۔